आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे गोलीय दर्पण के अंदर कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो क्या होता है, देखिए कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी जैसे मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ का निर्माण किया जाता है, तो ग्राफ में दो अक्षों का उपयोग करते हैं आप, एक एक्स अक्ष और दूसरी आप y अक्ष का उपयोग करते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग आपको कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी में करना है। इसके अंतर्गत जो हम दर्पण रख रहे हैं, गोलीय दर्पण, वह x अक्ष के रूप में रहेगा आपका, और इसकी जो मुख्य अक्ष जो हमने पहले पढ़ा था कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है, और ये जो मुख्य अक्ष है आपकी y अक्ष की तरह कार्य करेगी। तो जो दर्पण है वो आपका x अक्ष है और जो मुख्य अक्ष है वो आपकी y अक्ष है। इसके अंतर्गत जो भी हम बिंब वस्तु को जो रखते हैं वह दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। दर्पण के बाईं तरफ ही बिंब को रखा जाता है। बिंब को सदैव दर्पण के बाईं तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर रखा जाता है। इनके अंतर्गत जो दूरियों का मापन है वह इसके मूल बिंदु O, जहां पर इसके जो मूल बिंदु O होता है ना, ठीक उसी प्रकार दर्पण का जो द्वारक है वह मूल बिंदु O की तरह व्यवहार करेगा, उसका मध्य बिंदु O की तरह व्यवहार करेगा, और इस O से ही दूरियों का मापन किया जाएगा। तो जो बिंब है, बिंब से ध्रुव के मध्य की दूरी, बिंब से ध्रुव के मध्य की दूरी आपकी U कहलाएगी। ये जो दूरी है, प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है? अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है, ये देखो इसमें प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है, और इस दूरी को अपन V कहेंगे, V। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी V कहलाएगी। इस V की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, अर्थात धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे उत्तल दर्पण में आप देखोगे, उत्तल दर्पण में आप देखोगे कि जो प्रतिबिंब है इस तरफ बनेगा, और जब इस तरफ बनेगा तो दाईं तरफ वाली दूरियां कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी। लेकिन बिंब की जो दूरी है U का मान आपका कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा। इसके अलावा ये जो दूरी है बिंदु F और O के मध्य की जो दूरी है, इसको अपन ने फोकस दूरी कहा था। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए F की जो वैल्यू होगी, स्मॉल f, फोकस दूरी, ये हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है वह आपका बाईं तरफ होता है, और उत्तल दर्पण की जब बात करोगे तो उत्तल दर्पण में f की वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी। क्यों होगी? डायग्राम बना के देख लेते हैं अपन। ये आपका उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा वो आपका इस तरफ होगा, और हमने अभी कहा कि दर्पण के दाईं तरफ की जो दूरियां वो कैसी होगी? धनात्मक दूरियां होगी। इसलिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। अब V निर्भर करता है प्रतिबिंब किस स्थान पर बन रहा है। प्रतिबिंब बनने के स्थान के आधार पर वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हमने जो बिंब है उसको तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो
दूरियां हैं वो हमेशा कैसे होगी, धनात्मक होगी, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो दूरियां आएगी वो ऋणात्मक होगी। अगर आपका बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, इसलिए इनके लिए जो वैल्यू आती है वो माइनस की आती है। और अगर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर की तरफ बनता है, जैसे आप देखोगे अभी उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के अंदर की तरफ बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब के लिए इसकी वैल्यू धनात्मक आएगी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसमें समझने लायक चीजें ये है, ये आपकी आगे प्रश्नों को हल करने में सहायक होगी कि दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखेंगे, बाईं तरफ की दूरियों को ऋणात्मक मापा जाएगा, दाईं तरफ की दूरियों को धनात्मक मापा जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरियों को धनात्मक मापा जाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की जो दूरियों को है वो ऋणात्मक मापा जाएगा। और दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। किसी भी प्रकार की दूरी, चाहे हमें u कैलकुलेट करना हो, चाहे हमें v कैलकुलेट करना हो, चाहे हमें f कैलकुलेट करना हो, इन सभी दूरियों का मापन आपको ध्रुव से करना है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया से पहले कुछ ये पॉइंट है, बिंब, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके बारे में। तो बिंब, बार बार हम बोलेंगे बिंब यहाँ पर रखने पर, तो बिंब का अर्थ है वस्तु। बिंब का अर्थ क्या हुआ आपका, वस्तु, अर्थात जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो आपके लिए क्या होगा, बिंब होगा। जैसे कल भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य है, प्रकाश है, ट्यूबलाइट है या मोमबत्ती, ये सब क्या है, बिंब है। दूसरा, उस बिंब की जो प्रति छाया बन रही है, फोटोकॉपी बन रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दर्पण के अंदर हम देखते हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब बन रहा है, या सूर्य से प्रकाश की किरणों को दर्पण के ऊपर डालकर हम किसी एक जगह पर केंद्रित कर रहे हैं, तो वो उसका क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। तो हम कह सकते हैं वस्तु की फोटोकॉपी कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में। किस प्रकार की बननी है वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उन प्रतिबिंबों को कहते हैं जिनको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिनको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या जिनको हम सामान्य कह सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखते हो, वो पिक्चर एक सामान्य से कपड़े के व्हाइट पर्दे पर आपको दिखाई देती है, तो वो एक पर्दे पर प्राप्त हो रही है, चलचित्र आपको उस पर्दे पर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कैसे प्रतिबिंब कहलाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। तो आप कहोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं तो सिनेमा घर में हमें चलचित्र सीधे क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका कारण यह है कि सिनेमा घर में जो चलचित्र दिखाई देते हैं उसकी जो फिल्म है, जो रील है, उसको उल्टी चलाई जाती है, उसको पहले से ही उल्टी चलाई जाती है, इसलिए उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब उन प्रतिबिंबों को कहते हैं जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उन प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, समतल दर्पण में हम मॉर्निंग में जो चेहरा देखते हैं वो हमें कैसा होता है, आभासी होता है, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, किसी दीवार पर प्राप्त नहीं कर सकते, किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके 96 में देखिए। उसमें पहला नियम, मुख्य फोकस के समांतर, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये बिंदु O
और ये बिंदु सी। इस लाइन को हमने कहा था मुख्य अक्ष, और जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं सी से प्रकाश की किरण, सी से प्रकाश की किरण आएगी और F से होकर गुजरेगी। F से होकर गुजरेगी अर्थात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी और F से होकर गुजरेगी। और उत्तल दर्पण में भी इस प्रकार, और उत्तल दर्पण में भी देखेंगे तो ये जो प्रकाश की किरण आप देख लो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। परावर्तन के पश्चात ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये किरण इस प्रकार से जाएगी और हम इसको पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हमें F से होती हुई आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम है फोकसीय किरण, अर्थात प्रकाश की किरण F से होकर, ये प्रकाश की किरण F से होकर जब आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। पहले नियम का जो है उसका जस्ट उल्टा, पहले नियम में हम प्रकाश की किरण को ला रहे थे मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात वो गुजरेगी F बिंदु से। यहाँ पर प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है F से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है और जब ये इससे टकराएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण F से होकर, F का अर्थ है मुख्य फोकस बिंदु, F से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। नेक्स्ट नियम है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण वक्रता केंद्र, कोई भी गोले दर्पण होगा या फोकस गोला होगा उसका जो केंद्र बिंदु, यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है C, और C से जो प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा अभिलंबित आपतित होते हैं। तो ये देखिए जो किरण आ रही है अभिलंब के रूप में, अर्थात ये जो परिधि है इसकी, इस परिधि पर लंब के रूप में 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। और हमने बोला था गोले दर्पण से परावर्तन के नियम में कि जो किरण जितने डिग्री के कोण से आपतित होती है उतने डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर जो किरण आ रही है वो 90 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है और जिस कोण से आएगी उसी कोण से लौट जाएगी, अर्थात ये वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात भी C से लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में देखें तो यहाँ पर ये जो किरण है हमें C से होती हुई आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर ये जो किरण है C से होती हुई आपतित प्रतीत हो रही है। ये किरण इस प्रकार से आएगी, दर्पण से टकराएगी और उसी दिशा में लौट जाएगी, अर्थात अभिलंब किरण C से होकर आपतित होगी परावर्तन के पश्चात C से होकर, C यहां पर वक्रता केंद्र है, C से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है
तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर जितने डिग्री के कोण से आपतित होती हैं, जितने डिग्री के कोण से आपतित होती हैं, उतने डिग्री के कोण से ही वह परावर्तित हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, अर्थात जितने डिग्री के कोण से वो आपतित होगी, उतने डिग्री के कोण से ही वह परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर भी अवतल दर्पण में भी वही नियम लागू होगा कि वो जितने डिग्री के कोण से आपतित होगी, उतने डिग्री के कोण से वह परावर्तित हो जाती है। अर्थात जितने कोण से, इसको अपन कह सकते हैं, जितने कोण से आपतित होगी, उतने कोण से वह परावर्तित हो जाएगी। हो जाएगी।